आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वह आधारित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े हैं। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े तमाम संवैधानिक तथ्यों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और बातें करेंगे कुछ अनुच्छेदों की। तो सबसे पहले बातें करेंगे अनुच्छेद 148 से 151 में। मतलब अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े तथ्यों को जिक्र किया गया है। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े उसके कार्यकाल हो, उसके कार्य की शैली हो, उसके तमाम तथ्यों को वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम इस एपिसोड की शुरुआत ही कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े तथ्यों को उल्लेख किया गया। हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख है। तो इस हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े तथ्यों को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक यह भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देता है, लेकिन इसे हटाने की अधिकार, मतलब इसको हटाने का अधिकार इनको नहीं है। मतलब राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तो नियुक्ति कर देता है, लेकिन जब हटाने की बात हुई तो यह राष्ट्रपति केवल नहीं हटा सकता है, यह दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में यह पारित होगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जब हटाने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देता है, लेकिन जब हटाने की बात है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यदि असमर्थ है, मतलब पद के योग्य नहीं है, अगर वह भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको जब हटाने की प्रक्रिया है तो वह राष्ट्रपति केवल नहीं हटा सकता है। जब दोनों सदनों में यह जाएगी बातें तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से मतलब दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे और अगर उनके 2/3 बहुमत मिल जाता है तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटा दिया जाएगा। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हटाने की प्रक्रिया ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा। न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश के समान होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया है हटाने के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो कर देता है राष्ट्रपति, लेकिन जब इसको हटाने की बात आई कि इसको मतलब अगर यह असमर्थ है, मतलब पद के योग्य नहीं है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया केवल दोनों सदनों के सदस्य ही कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता, लेकिन राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो हमने जाना कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो कर देता है, लेकिन जब हटाने की बात आई तो वह दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है कि वह पद के लिए योग्य नहीं है या भ्रष्टाचार से वह संबंध रख रहा है, तो उसको दोनों सदनों के सदस्य ही हटा सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे कि इसके कार्यकाल, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। अगर 65 वर्ष अगर पूरा हो गया, मान लीजिए कि इसका कार्यकाल हुआ 2 वर्ष और 2 वर्ष में ही इसको 65 वर्ष पूरा हो जाएगा। मतलब जब यह 63 वर्ष का था तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सदस्य बन गया, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद धारण कर लिया। लेकिन वह 2 साल बाद तो 65 साल का हो जा रहा है, लेकिन कार्यकाल केवल 2 साल ही हो रहा है।
मतलब अगर 2 साल, अगर 6 साल पूरा हो या 65 साल पूरा हो तो वह अपना पद त्याग कर देगा, मतलब उसको पद छोड़ना पड़ेगा। समझने वाली बात यह है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर वह 65 वर्ष पूरा कर लेता है, 2 ही वर्ष में, 1 ही वर्ष में अगर पूरा कर लेता है तो उस पद को त्यागना पड़ेगा। मतलब अगर वह 64 साल की उम्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन जाता है, मतलब अगर उसकी उम्र 64 साल है, अगर वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद धारण कर लेता है तो वह 6 साल तक नहीं कार्य कर सकता है, क्योंकि इसका 65 वर्ष 1 साल में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका कार्यकाल होगा केवल 1 साल। मतलब हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल से संबंधित जुड़े तथ्यों को हम समझ रहे हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का तो है, मतलब 6 वर्ष का जो कार्यकाल है वो निर्धारित है। अगर 6 वर्ष में कार्यकाल अगर 65 वर्ष का है, मतलब 65 वर्ष से अधिक नहीं कर सकता है और 6 वर्ष से भी अधिक नहीं कर सकता है। मतलब अगर 64 साल की उम्र में अगर वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद धारण करता है तो 65 साल की उम्र में उसे रिटायर होना पड़ेगा, मतलब उसको पद छोड़ना पड़ेगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो जैसे ही 65 साल में सेवानिवृत्त होता, केवल 1 साल का ही तो कार्यकाल किया, मतलब जब 1 साल का कार्यकाल किया हुआ तो 6 साल की यहाँ पर बातें होंगी तो वो कहेगा कि हमें 6 साल चाहिए, लेकिन इसीलिए यह 65 साल की जो कंडीशंस लाए गए हैं कि अगर वह 64 साल की उम्र में अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कुर्सी पर बैठता है, अगर वह 6 वर्ष तक कार्य नहीं भी करता है, लेकिन 65 वर्ष अगर पूरा हो जा रहा है तो उसको पद त्यागना पड़ेगा, मतलब उसको सेवानिवृत्त रिटायर होना पड़ेगा। इसके बाद हम बातें करेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। मतलब हम बातें कर रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चाएं की गई है अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151, जिनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उसको कौन नियुक्ति करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उसको हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर वो असमर्थ है, मतलब पद के योग्य नहीं है, लेकिन वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चुन लिया गया, मतलब राष्ट्रपति उसे चुन लिया, तो उसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत से ही हटा पाएंगे। मतलब हमने इस बात को समझा। फिर कार्यकाल में जो समस्या है, कार्यकाल को समझने के लिए हमने, अगर कार्यकाल 6 वर्ष है लेकिन वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो सबसे पहले पूरा हो, मतलब अगर 6 वर्ष सबसे पहले पूरा हो गया तो 6 वर्ष में वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। अगर 65 साल पहले पूरा हो गया तो वह 65 साल में ही सेवानिवृत्त होएगा। मतलब 64 साल में अगर कोई व्यक्ति अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उस कुर्सी पर बैठता है और 1 साल बाद तो वो 65 साल का हो जाएगा। तो जैसे ही वो 65 साल का हो जाएगा तो उससे सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, मतलब उसको पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ष का कार्यकाल है कि अगर दोनों में से कोई एक सबसे पहले पूरा हो जाए तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। अब हम बातें करेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, धन का संरक्षक, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। जैसे ही कोई धन है, मान लीजिए केंद्र सरकार है, कितना धन खर्च करे या उसका मतलब संरक्षण का काम करता है। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हमारे जो धन है, जो आपके धन है, उसको संरक्षण करने का काम करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तो भूमिका बड़ी है। तो इसलिए जब मान लीजिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हमारे सार्वजनिक धनों को संरक्षण करता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी जांच करता है। जैसे केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार जो है वो संचित निधि से, केंद्र सरकार संचित निधि से, संचित निधि से कितना व्यय कर रहा है, मतलब केंद्र सरकार संचित निधि से भारत सरकार के संचित निधि से कितना धन व्यय कर रहा है, इसकी परीक्षा करेगा यही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
मतलब केंद्र सरकार कितना धन व्यय कर रहा है इसकी इसकी परीक्षा करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कि वह धन सही कार्यों में गए हैं कि या गलत कार्यों में गए हैं। जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और केंद्र राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के द्वारा जो धन व्यय किए गए हैं, जो धन खर्च किए जा रहे हैं, उनकी परीक्षा करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और बातें करेंगे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर, मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल यह निवेदन करते हैं कि अन्य प्राधिकरण की भी जांच किया जाए। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह राष्ट्रपति या राज्यपाल निवेदन करता है कि आप किसी अन्य प्राधिकरण की भी जांच करिए, जैसे स्थानीय निकायों की लोक लेखा परीक्षा करिए। मतलब स्थानीय निकायों की भी लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जांच कर सकता है, लेकिन वह राज्यपाल या राष्ट्रपति के केवल निवेदन पर, नहीं तो वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो संचित निधि से व्यय कर रही है उसकी वह जांच करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और राज्यपाल राष्ट्रपति के निवेदन पर, मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति अगर निवेदन कर रहे हैं कि स्थानीय निकायों की भी जांच करें तो वह जांच कर सकता है। और केंद्र सरकार से संबंधित प्रतिवेदन को, मतलब केंद्र सरकार अगर संचित निधि से कितना पैसा खर्चा कर रही है वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति मतलब संचित निधि से व्यय किया गया, मतलब संचित निधि से जो केंद्र सरकार व्यय कर रही है इसकी मतलब इसकी समीक्षा, इसकी प्रतिवेदन को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को देता है। मतलब केंद्र सरकार कितना व्यय की है इसकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है, दोनों सदनों में। मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा किए गए व्यय को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जांच करता है और राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं और राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के किए गए व्यय को राष्ट्रपति को संबंधित प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। यह बातें की गई है अनुच्छेद 151 में। मतलब अनुच्छेद 151 में इस बात का जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार कितना पैसा व्यय कर रही है इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जांच करेगा और जांच करके राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखेंगे और इसकी वर्णन किया गया अनुच्छेद 151 में। अगर हम बातें कर रहे हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार द्वारा किए गए व्यय की जांच करता है और वह प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं और दोनों सदनों के पटल पर रखने की बात हो गई है अनुच्छेद 151 में। अनुच्छेद 151 में यह बातें की गई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की प्रतिवेदन व्यय किए गए धन की जांच करेगा और उस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पोर्टल पर रखेगा, पटल पर रखेगा और यह बातें की गई अनुच्छेद 151 में। अब हम बातें करेंगे कि राज्य सरकार अगर व्यय कर रही है, राज्य सरकार तो वह देगा, राज्य सरकार को देगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देगा राज्यपाल को। राज्यपाल मतलब राज्य सरकार जो व्यय कर रही है उसकी व्यय की जांच करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मतलब राज्य सरकार कितना धन व्यय करी है इसकी जांच करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उस राज्य के राज्यपाल को देगा और यह राज्यपाल जो है वो विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। विधानमंडल में इसको प्रस्तुत करेगा। मतलब नियंत्रक एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का जांच करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यपाल को वह प्रतिवेदन देगा। राज्यपाल को उस प्रतिवेदन को देगा। राज्यपाल जो है
वह विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। मतलब विधानमंडल में जैसे ही प्रस्तुत करेगा तो इसकी जांच होगी। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं केंद्र की, तो केंद्र सरकार की जांचें करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उस जांच कर दिया और उस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को दे देता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं और इस बात का जिक्र किया गया अनुच्छेद 151 में। अनुच्छेद 151 में यह बातें की गई है कि केंद्र सरकार को मतलब जो धन व्यय की है उसकी जांच करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखेंगे। और यह अगर राज्य सरकार की मामला हो तो राज्य सरकार के व्यय का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जांच करेगा, उस प्रतिवेदन को राज्यपाल को देगा। राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। इसके बाद हम बातें करेंगे कि अगर मान लीजिए राज्य सरकार व्यय किया है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जांच किया, जांच करके राज्यपाल को देगा, राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर रखेगा। इसके बाद हम बातें करेंगे कि राष्ट्रपति को मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 3 प्रकार के लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रकार के नियंत्रक राष्ट्रपति को 3 प्रकार के लेखा परीक्षक प्रस्तुत करते हैं। जैसे विनियोग लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट। मतलब राष्ट्रपति को 3 प्रकार के मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रकार के मतलब प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। 3 प्रकार के प्रतिवेदन जो है 3 प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इसमें पहला है विनियोग लेखाओं से संबंधित, दूसरा है वित्त लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और तीसरा है वित्त लेखाओं से संबंधित सरकारी उपक्रमों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में पहला है विनियोग लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मतलब विनियोग लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तीसरा है सरकारी उपक्रमों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट। मतलब हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो 3 प्रकार के रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। मतलब 3 प्रकार के जो रिपोर्ट हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे विनियोग लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और लोक लेखा समिति इन सभी को जांच करता है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच करता है कि यह सही है या गलत है। मतलब लोक लेखा समिति संसद का एक मतलब एक समिति है। मतलब लोक लेखा समिति संसद की एक समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट सही है या गलत है इस बात की जांच करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कार्य किया है वह सही कार्य किया है गलत कार्य किया है इसकी परीक्षा की जांच करता है लोक लेखा समिति। मतलब लोक लेखा समिति के यह मित्र भी है, गाइड भी और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के अंतर्गत में काम करता है। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के गाइड के रूप में कार्य करता है, मित्र के रूप में कार्य करता है और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मतलब जो लोक लेखा समिति मार्गदर्शन के रूप में उभर कर सामने आती है उसके अधीन ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है।
मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच करता है केवल लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति संसद का एक सदस्य है, मतलब एक समिति है। और लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहला है विनियोग लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और सरकारी उपक्रमों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट। मतलब हमने आज के इस एपिसोड में पढ़ा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की चर्चा की गई अनुच्छेद 148 से, भारत के नियंत्रक एवं महानियंत्रक परीक्षा की चर्चा की गई अनुच्छेद 148 से 151 में। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की चर्चा 148 से 151। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में कोई भी जल्दी पूरा हो जाए। मतलब अगर 6 वर्ष पूरा हो जाए तभी वह सेवानिवृत्त हो जाएगा, 65 वर्ष तभी। मतलब अगर रिटायर मतलब सेवानिवृत्त के अधीन अगर हो जाता है कोई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो भारत सरकार के अधीन वह कार्य नहीं करेगा। मतलब भारत सरकार के अधीन वह कोई भी पद धारण नहीं करेगा। भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अगर सेवानिवृत्त हो चुका है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। और हम बातें कि अनुच्छेद 148 151 में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा व्यय किए गए धन की जांच करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखेंगे। और यह बातें की गई अनुच्छेद 151 में, अनुच्छेद 151 में। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।